हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएचयू के लिए स्पेशल वीडियो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस पर मैं डिस्कस करूँगा। जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करूँगा और उसके आसपास की चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। तो पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेशन 1/r की वैल्यू पूछी गई थी हाइड्रोजन के लिए और इसके एक दे रखी थी साइन 100। याद रखें कि जब ये फंक्शन दिया होता है तो पहली जो वैल्यू होती है वो n की होती है, दूसरी जो वैल्यू होती है वो l की होती है, थर्ड जो वैल्यू होती है वो ml की होती है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होते हैं। और एक्सपेक्टेशन 1/r का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/n² और a0। यहाँ देखें कि जब हम इसकी कंपेरिजन करेंगे a0 यहाँ पे बोल रेडियस है, n की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर 1 होगी क्योंकि यहाँ पे वेव फंक्शन जो दे रखा है 100 स्टेट के लिए दे रखा है। मीन्स n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू यहाँ पे 0 है और ml जो है वो 0 है। तो अगर हमसे पूछता है एक्सपेक्टेशन 1/r तो 1/n² नोट कर लें, n की जगह पे 1 रख दें तो आंसर इसका हो जाएगा 1/a0। ये आंसर मार्क करना था और आंसर जो है उसमें सी अटेंडिक्स जो है वो करेक्ट था। इस तरीका से करें। एक्सपेक्टेशन r जो है उसका फॉर्मूला आप बताएं कि किस तरीका से एक्सपेक्टेशन r हम इसमें कैलकुलेट करेंगे और चेक करके बताएं मुझे कि एक्सपेक्टेशन r की जो वैल्यू होगी वो 3a0/2 होगी। ये भी याद रखें। एक्सपेक्टेशन r का मतलब पोजीशन का एवरेज इस स्टेट में। अगर एक्सपेक्टेशन r² पूछता है पोजीशन का स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो वो होती है हमारी 3a0²। तो ये तीनों रिजल्ट्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन दोनों रिजल्टों को भी रिमेंबर रखें और एक्सपेक्टेशन 1/r का जो फॉर्मूला है इसको भी रिमेंबर रखें। तो तीन चीज़ों से आपको निश्चित तौर से इन फॉर्मूलों से लाभ मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन r और एक्सपेक्टेशन r² के जो फॉर्मूले हैं उन्हें n और l के टर्म्स में उन्हें लिखें। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो मुझे बताएं, मैं आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें महत्वपूर्ण मैंने यहाँ डिस्कस की हैं और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपसे इसी तरीका के क्वेश्चंस आते हैं, इसी क्वेश्चंस में हमसे पूछ लेता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए, तो l की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √l+1 h²। जहाँ पे ये जो l है वो हमारा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल l यहाँ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो अगर इसी स्टेट में कैपिटल L पूछता है तो 0 आंसर आएगा क्योंकि स्मॉल l को 0 रखेंगे। Lz पूछता है जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो ml होगा। ml जो है वो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को नोट करता है, तो Lz की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीका से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हमसे पूछ सकता है यहाँ पे कि वेव फंक्शन की वैल्यू है 2, 1 और -1। अब इसी में पूछ लेता है कि हाइड्रोजन के लिए आप कैलकुलेट करें एनर्जी क्या होगी इस वेव फंक्शन के लिए। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हाइड्रोजन में -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे n की वैल्यू को 2 रख दें, एनर्जी आइगन वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर n पूछता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा तो √l+1 एक्सपेक्ट कर दें और स्मॉल l की वैल्यू को यहाँ पर 1 रख दें तो आंसर हमारा √2 एक्सपेक्ट होगा। अगर Lz पूछता है तो Lz का फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट की वैल्यू ml एक्सपेक्ट, ml जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है तो ml की जगह -1 रख दें तो आंसर -एक्सपेक्ट होगा। तो इस तरीका से वेव फंक्शन से हम एनर्जी आइगन वैल्यू, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी कि किस तरीका से आप फर्दर चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सदा याद रखें जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के आसपास की चीज़ों पर फोकस रखें क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस फिर से उठते हैं। तो ये आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस तरीका से तैयारी करके जाते हैं। मैं कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ और जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर मेरा सबसे मेन फोकस रहेगा पहले और उसके बाद मैं बाकी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गया है आजकल पूछा जाता है वो लैंगडे फैक्टर का है। ये क्वेश्चंस भी आया, ये और भी कंडीशंस की दुनिया में पूछा जा रहा है लैंगडे फैक्टर। तो याद रखें लैंगडे फैक्टर जो होता है जी की वैल्यू वो होती है 1+ यहाँ पर फॉर्मूले में आता है JJ+1 प्लस SS+1 -LL+1 अपॉन 2JJ+1। ये फॉर्मूला होता है लैंगडे फैक्टर का। तो रिमेंबर रखें आगे जब आप MSc में पहुंचेंगे तो इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा एनामोलस-रीमान इफेक्ट में। मैंने एक वीडियो दे रखी है एनामोलस-रीमान इफेक्ट, अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि डेरिवेशन कहाँ से आया है उसमें मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है किस तरीका से आता है।
तो यहाँ पे जी जो है, जे जो है वो जी लैग्रेंज फैक्टर है, जे जो है वो टोटल क्वांटम नंबर है, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है और एस स्पिन क्वांटम नंबर है। स्टेट जो दी है जिसके लिए पूछा गया है वो है यहाँ पे 2p और स्टेट दे रखी है हमारी 3/2। तो याद रखें कि इसकी हेल्प से जो स्टेट को हम नोट करते हैं ये हमारी 2s+1 की वैल्यू होती है और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो 2s+1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, तो s की जो वैल्यू है वो यहाँ से ऑक्टेव हो जाएगी हमारी हाफ। पी स्टेट के लिए जो पी स्टेट है वो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। पी स्टेट के लिए एल की वैल्यू बन जाती है और याद रखें कि sp/df जो स्टेट होती हैं इनके लिए एल जो होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0, 1, 2 और 3 होता है। तो पी स्टेट है तो यहाँ पे एल की वैल्यू जो होगी इसके लिए वो 1 होगी, स्पिन हाफ होगी स्टेट के लिए और जे यहाँ पे डॉट होता है तो जे की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 3/2। तो ये वैल्यू, तीन वैल्यू जे की वैल्यू को 3/2 रख दें इस फॉर्मूले में, एस की जगह पर हाफ रख दें और एल की जगह पर 1 रखें और फिर से सॉल्व करें। तो जी जो होगा लैग्रेंज फैक्टर वो हो जाएगा हमारा 1 प्लस जे की जगह पर पुट करें तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 × 5/3/2 और 3/2 + 1 में आ जाएगा हमारा 5/2 तो ये 15/4 बन जाएगा प्लस SS+1 देखें हाफ इंटू 3/2 आ जाएगा यहाँ से माइनस LL+1 देखें जो ये वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 2 - 2 इंटू जे की जगह पर रख दें 3/2 इंटू 5/2। इसको सॉल्व कर दें तो ये हमारा आंसर होगा लैग्रेंज फैक्टर का। तो 1 प्लस ये देखें 15/4 और यहाँ से जो वैल्यू आएगी प्लस की 3/4 आएगी तो 18/4 यहाँ से आएगा हमारा -2 यहाँ से इसे सॉल्व कर लें, 2 से 2 कैंसिल करें 15/2 ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा यहाँ से 10/4/15/2 तो इसे हम लिख पाएंगे 1 प्लस 20/60 ये आ जाएगा और ये 1/3 तो ये वैल्यू हमारी ऑक्टेव हो जाएगी 4/3। तो लैग्रेंज फैक्टर का जो आंसर इसमें होगा इस स्टेट के लिए जो हमारी स्टेट दे रखी थी 2p 3/2 इसके लिए जो वैल्यू होगी इसकी वो 4/3 होगी। तो ये पूछा गया था लैग्रेंज फैक्टर कैलकुलेट करें इस स्टेट का। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया और बताया। इस स्टेट में बाकी भी चीज़ें पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे हमसे पूछ सकता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को ना करें, उसके जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके आसपास की चीज़ें सोचना शुरू कर दें, जिससे क्या हो कि नई नई जो प्रॉब्लम्स आए उसी पैटर्न पर उन्हें सॉल्व कर पाएँ। तो अगर हमसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछता है तो उसकी वैल्यू को लिख लें √SS+1 h। तो यहाँ पे इस स्टेट के लिए पूछता है तो हम देख चुके हैं कि इस एस की वैल्यू हाफ है, तो यहाँ पर पुट कर दें ये हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी हाफ, यहाँ से एस की वैल्यू होगी और 3/2 आ जाएगा इंटू h। तो ये सॉल्व करते हैं √3/2 h होगा। तो अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस स्टेट के लिए पूछा है तो आंसर होगा √3/2 h। h जहाँ प्लांक कांस्टेंट को प्लॉट करता है और h जो है वो h/2π को। उसके अलावा अगर इसी में पूछ लेता है कि L की वैल्यू क्या होगी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो कैपिटल L की वैल्यू को √L+1 एक्सपेक्ट कर दें। L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, कैपिटल L जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। तो L की जब पी स्टेट के लिए L1 है तो यहाँ पर पुट कर दें, ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके आएगी √2h। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस स्टेट के लिए, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, या हमसे पूछ सकता है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे जो होता है वो √JJ+1 h होगा और जे की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें 3/2 और सॉल्व कर दें। तो तीन चीजें मैं इसमें बता रहा था, कैपिटल एस कैसे कैलकुलेट करें, कैपिटल एल कैसे कैलकुलेट करें, कैपिटल जे कैसे कैलकुलेट करें, लैग्रेंज फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें। तो काफी महत्वपूर्ण है, साथ साथ ये भी याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। प्योर स्पिन मोशन और प्योर ऑर्बिटल मोशन जब होती है तो उसके लिए जो लैग्रेंज फैक्टर है उसकी वैल्यू कई बार पूछ लेता है, लैग्रेंज फैक्टर की वैल्यू प्योर स्पिन मोशन में क्या होगी। तो याद रखें कि जो प्योर स्पिन मोशन होती है तो वहाँ पे L की वैल्यू 0 होती है। प्योर स्पिन में L 0 होता है, प्योर ऑर्बिटल मोशन में S 0 होता है स्पिन। तो जैसे हम प्योर स्पिन मोशन में L को यहाँ 0 करेंगे तो J जो होता है वो L और S का सम होता है, तो J की जो वैल्यू होगी
वो हमारी एस के इक्वल हो जाएगी और एस बराबर 0 में जी बराबर एल हो जाएगा। इन कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो प्योर स्पिन मोशन के लिए जो इस केस के अंदर लैम्ब्डा जी फैक्टर की वैल्यू 2 आ जाएगी और प्योर ऑर्बिटल मोशन में जो लैम्ब्डा जी फैक्टर है वो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये भी याद रखें, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट में इसमें डिस्कस कर रहा था, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसके आसपास जो चीज़ें आएंगी उन्हें आप आगे फर्दर कर पाएंगे इजीली। और तैयारी करते समय इसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी को बढ़ाएं। स्टूडेंट जनरली पूछते रहते हैं कि सर हम किस तरीक़ा से तैयारी करें। तो तैयारी का एक ही मंत्र होता है कि जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें सॉल्व करते रहें और जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं जो उसके अराउंड पर पूछी जा सकती हैं फर्दर उन पर ध्यान रखें कि और जो भी हमें तो एक स्टेप देता है तो उस पर देखें कि हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीक़ा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे आपको क्या होगा, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने में आसानी रहेगी और आप जो है टफ से टफ क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। पेपर का स्तर लगातार सब कंपटीशंस में बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स याद रखें कि आप पीछे के पेपरों के एनालिसिस को देखेंगे तो रेगुलरली जो ग्रेजुअली जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का वो राइज होता है। तो ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड जो है राइज होने से क्या होता है कि आपको अपनी जो तैयारी है उसके लेवल को जो है लगातार बढ़ाते चलना है। तो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पूछा है, इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखी है वैल्यू, म्यू एल की वैल्यू दे रखी है। देखो वही क्वेश्चंस जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस है। म्यू एल की वैल्यू दे रखी है √2 म्यू बी। म्यू बी जो है होल मैग्नेट्रॉन को नोट करता है और इसमें पूछा है कि आप बताएं स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी। तो काफ़ी इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है। तो आंसर्स दे रखे हैं पी स्टेट में, डी स्टेट में है या एस स्टेट में है या एफ स्टेट में। तो स्टेट हमें पता करनी है तो हम देखो किस तरीका से कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि म्यू एल अपॉन एल की जो वैल्यू है वो जो होती है उसकी वैल्यू होती है E अपॉन 2m। इसका डेफिनेशंस मैंने दे रखा है, इसको देख सकते हैं। नॉर्मल रीमान इफेक्ट की मेरी वीडियो है उसमें देख लें, ये मैंने गाइड करा रखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो म्यू एल की जो वैल्यू है वो होगी यहाँ से E अपॉन 2m। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोट कर रहा है L। तो ये हमारा इस तरीका से एक्सप्रेशन बनेगा। तो E अपॉन 2m और L की वैल्यू पुट कर दें √L+1 और H का मतलब होता है H अपॉन 2π। तो EH अपॉन 4πm जो है ये होता है हमारा बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है √L+1 और म्यू बी का मतलब होता है बोर मैग्नेट्रॉन और इसकी वैल्यू होती है EH अपॉन 4πm। E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, H जो है वो कहलाता है प्लैंक कांस्टेंट और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से कंपेरिजन कर लें इन दोनों स्टेटों का। तो √L+1 की जो वैल्यू है वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी हमारी √2 और ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस स्मॉल एल की जो वैल्यू है वो 1 होगी, क्योंकि जैसे हम 1 रखेंगे तो 1 और 1+1 यहाँ से वैल्यू 2 वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो L बराबर 1 जो होता है वो हमारा P स्टेट के लिए होता है। तो इस तरीका से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार बताता रहा हूँ P स्टेट के लिए L की वैल्यू जो 1 होती है, D के लिए 2 होती है, S के लिए 0 होती है और F के लिए 3 होती है। तो ये याद रखें, उस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा याद रखें कि आगे अगर F स्टेट के लिए पूछता है कि F स्टेट के लिए म्यू एल कितना होगा, तो म्यू एल की वैल्यू F स्टेट के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले में चले जाएं। इस फॉर्मूले में जैसे ही F के लिए L की वैल्यू को हम 3 रखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है वो हमारी √12 म्यू बी आएगी। तो इस तरीका से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट के लिए म्यू एल कितना होगा। एस स्टेट के लिए म्यू एल की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ऑर्बिटल जो हमारा ऑर्बिटल जो डायपोल मोमेंट है उसकी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस तरीका से तैयारी को बढ़ाएं कि आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको सॉल्व भी करें, सॉल्व करने के बाद में उससे लिंक करें फिजिकल क्वांटिटियों से और नए नए डिस्क्रिप्शंस बना लें, नई नई चीज़ें देखें, नए नए क्वेश्चंस क्रिएट करें, जिसके चलते ये हो कि जब क्वेश्चंस आगे आए तो आपको आसानी रहे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो काफ़ी इस तरीका की प्रॉब्लम्स आजकल आती हैं कि क्वेश्चंस जो है पहले जैसे ही पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ा सा लेवल में जो है उचित कर देता है। तो जो 4th क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ सभी अच्छी प्रॉब्लम में यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देंगे ये कंसेप्ट जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और आपकी तैयारी को आगे फर्दर बढ़ाएंगे और आप समझ पाएंगे कि किस तरीका के जो क्वेश्चंस हैं
उन्हें हम किस तरीका से लेके चलते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वेश्चन जैसे पूछा गया पैकिंग फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो होती है हमारी m-a/a। तो पैकिंग फ्रैक्शंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और याद रखें कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसमें कैपिटल M है मास ऑफ न्यूक्लियस है और A एटॉमिक मास है। तो पैकिंग फ्रैक्शन पूछा गया था। पैकिंग फ्रैक्शंस में याद रखें कि जो कार्बन 612 के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमारी 0 होती है, ये भी पूछ लेता है कई बार। तो पैकिंग फ्रैक्शंस जो है वो हमारा m-a/a होता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था पेपर के अंदर। और बाकी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें जो पूछा गया है उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इसमें मैं बताना चाहूँगा लगातार पूछे जाते रहते हैं, उनमें एक क्वेश्चंस लगातार आता है जो हमारा